evening, dear students. How are you? I hope you all are fine. So, let's start with a new video of Chapter 2 Economics, Development and its Measurement. Yes, it is also for Punjab board students. My channel is only for Punjab board students, not for Central board students. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब कुछ चीज़ को डेवलप करना। आज इसके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि हम सभी को हमारी डेली लाइफ में चेंज चाहिए, नई डेवलपमेंट चाहिए, सब कुछ नया चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एक रिक्शा पुलर हु लिव्स इन स्लम एंड ड्राइव्स अ रेंटेड रिक्शा डिज़ायर्स टू हैव अ रिक्शा ऑफ हिज ओन एंड अ स्मॉल प्लेस वेयर ही कैन लिव पीसफुली। रिक्शा पुलर चलाने वाला इंसान वो छोटी जगह में रहता है और उसकी जो रिक्शा है वो भी रेंटेड है, तो वो चाहता है कि वो रेंटेड रिक्शा से अपनी खुद की एक रिक्शा ले। उसकी ये डिज़ायर है, डिज़ायर मीन्स इच्छा है कि वो अपनी खुद की एक रिक्शा ले, परचेज़ करे, जिसका ओनर वो खुद हो, उसको रेंट पे ना करना पड़े, और एक छोटा ही सही पर एक घर हो, छोटी स्पेस हो उसके खुद के रहने के लिए, जहाँ जिसे वो अपना कह सके। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि इसके हिसाब से नहीं, मैं अपनी तरफ से बताती हूँ। फार्मर्स हैं, अब फार्मर्स की ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहे हैं वो जगह उनकी अपनी हो। और जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो जगह ले लेते हैं और रेंट पे दे देते हैं फार्मर्स को कि आप यहाँ पे अपनी फार्मिंग कर सकते हो। तो फार्मर्स को उनको रेंट पे करना पड़ता है। अगर वो उन्हें बीज वगैरह देते हैं या वो उन्हें पैसे देते हैं फार्मिंग करने के, तो फार्मर्स को भी रेंट देना पड़ता है, उन जगह के ओनर को रेंट देना पड़ता है। तो हर फार्मर भी ये चाहता है कि वो डेवलप करे, उसकी अपनी एक ज़मीन हो जहाँ वो खुद फार्मिंग कर सके, जैसे उसके रेंट पर पैसे बच जाएँ। तो हर कोई ये चाहता है कि वो अपने अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करे, ओनरशिप ले, आगे बढ़ता जाए। आफ्टर ओनरशिप देयर आर मैनी स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो वो करे, अपना बिजनेस इंक्रीज़ करे, अपनी जॉब लेवल्स इंक्रीज़ करे। अगर इंसान जॉब में है तो वो प्रमोशन ले। डेवलपमेंट का मतलब यही है। और मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, वो आगे हम फार्मूलाज वगैरह करेंगे कि डेवलपमेंट को हम काउंट कैसे करते हैं, या हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, वो हम फर्दर इस चैप्टर में पढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू टॉपिक नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ डेवलपमेंट, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो सबसे पहले डेवलपमेंट के अलग अलग गोल्स क्या होते हैं। गोल्स मतलब हमारा कोई लक्ष्य, हमें जो चाहिए हम उसको क्या करते हैं, कैसे कैसे अलग अलग डेवलपमेंट करने के गोल्स हैं। हर एक पीपल, इस लाइंस के हिसाब से देखा जाए तो हर पीपल के हिसाब से हर पीपल की अपनी इच्छा होती है डेवलपमेंट करने के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। प्रोग्रेस इन लाइफ मीन्स आगे बढ़ने के लिए। हमने काफ़ी एग्जांपल्स देखी हैं, पहले भी हमें दी हुई हैं। दे सीक डिफरेंट थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू देम। हर बिजनेस में, हर जॉब में, हर जगह पे अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट होती है। दे सीक दोज थिंग्स विच कैन बी फुलफिल विद देयर डिज़ायर्स। ऑब्वियसली हर पर्सन वही करना चाहेगा जो उनकी डिज़ायर्स को पूरा कर सके। एट टाइम्स 2% और 2 ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग इन नेचर। येस, कई लोग पार्टनरशिप में कर लेते हैं अपना बिजनेस थोड़े टाइम के लिए। रीजन इज दैट कि उन्हें अपनी आगे बिजनेस बढ़ाना होता है, वो जिस मर्जी तरीके से बढ़ाए, चाहे वो पार्टनरशिप में बढ़ाएं, चाहे वो ओनरशिप अपनी पर्सनल में बढ़ाए, इट्स नॉट अ थिंग। तो इसके हिसाब से पॉइंट 1 देखा जाए, एक बिल्डर है जो कि उसने शॉपिंग वुड लाइक टू बिल्ड अ शॉपिंग मॉल एडजेसेंट टू रिलीजियस प्लेस, बट डिवोट्स हु विजिट द रिलीजियस प्लेस डेली मे नॉट लाइक इट एज इट विल बी हार्मफुल द पीस ऑफ माइंड। हाँ, एक बिल्डर है, वो एक शॉपिंग मॉल खड़ा करना चाहता है, उसके साथ ही है रिलीजियस प्लेस लाइक टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद, मॉस्क्यू, कुछ भी हो। तो कई लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लोग मंदिर, गुरुद्वारा वगैरह जाते हैं अपने माइंड की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। तो क्या पता उनको शॉपिंग मॉल के शोर से परेशानी हो, तो वो क्या पता वो ना कर सके। अगेन एक कॉलोनाइजर है, ठीक है, वुड लाइक टू सीक मोर लैंड, वो एक लैंड खरीदना चाहता है। कंट्री दैट सेंड्स सेलर्स to be a place or establish politics. He can build houses, multi-destroyed flats, but the farmers who lands may be acquired for such projects would restrict the development of such colonies as that would deprive them their age-old sources of living. ऑब्वियस है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर चीज़ पसंद करे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। अब कई फार्मर्स हैं जो अपनी खेती बाड़ी हटा के वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं खड़ा देते देते। सेकेंड पॉइंट का थोड़ा मीनिंग यही निकलता है कि
फार्मर्स को अपनी जगह प्यारी होती है, ऑब्वियस है, हर किसी को अपनी जगह प्यारी होगी। अगर हम खेतों को काटेंगे, जहाँ फार्मिंग होती है वहाँ उसे काट देंगे उस जगह को, वहाँ हम मॉल्स बनाना चाहते हैं या पार्क्स बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है हमारे इंडिया के पास क्या रहेगा, फार्मिंग के लिए कुछ नहीं रहेगा। फार्मिंग नहीं होगी तो हमारे इंडिया का कितना लॉस है, फार्मर का कितना लॉस है, उनको अपना फ्यूचर सेव भी करना है। इनफैक्ट हमारे इंडिया का फ्यूचर भी है, फार्मिंग बेस पे भी है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं इंडिया से, वो काफ़ी सारी चीज़ों के सीड्स लेते हैं। इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग तरह के सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, फार्मिंग होती है, उसके बाद बैसाखी के दिन उनको काटा जाता है। तो ऐसे ही खेत काटना भी सही बात नहीं है। जैसे ही डिस्कस क्वेश्चंस लिखे हैं, आप एग्ज़ाम के तौर पे ये क्वेश्चंस करके जा सकते हैं। बाकी एज पंजाब बोर्ड 10 का नया पैटर्न आया है, उसके हिसाब से मैं कुछ दिनों में आपको एक क्वेश्चन पेपर डालूंगी इसी चैप्टर का इंक्लूड, जिसमें 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिलहाल आप ये चैप्टर समझिए, फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसका टॉपिक है डेवलपिंग गोल्स एंड इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे इन द एग्जाम्पल्स वी हैव रीड अर्लियर, वी नोटिस दैट पीपल डिज़ायर फॉर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइजेस फॉर दियर क्रॉप्स आर प्रोडक्ट। फार्मर्स को ये चाहिए होता है या किसी को भी ये चाहिए होता है कि वो रेगुलर वर्क करे, रोज़ाना काम करे, उनको अच्छी वेजेस मिले, अच्छे पैसे मिलें, प्राइजेस सस्ते मिलें उनकी क्रॉप्स के लिए और जो प्रोडक्ट्स उनको चाहिए। Thus, development goals may be different for different groups of people, but one thing is common is they all want more income. Obviously, हर एक इंसान का अपना अपना तरीका है पैसे कमाने का। फार्मिंग के लिए उनको फार्मर क्रॉप्स चाहिए, बिज़नेस के लिए उनको थ्रेड्स चाहिए, कपड़ा चाहिए, या किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो वो चाहिए। उसके बाद या लैंड बिल्डर्स को बिल्डिंग चाहिए, अपनी सब कुछ चाहिए, पर उन सबका मोटिव एक ही होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, उनको अपनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, उनको प्रॉफिट अपने बिजनेस में ज़्यादा रखना है। थस इनकम इज़ द मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट का। इनकम नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगी? मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वंस कैन बाय विद इट, मनी और मटीरियल थिंग्स जो होती हैं ones can buy with money, income. It is one of the factor on which our life depend. Obviously, पैसा और सामान जो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पैसा नहीं होगा हमको ऐसे भी कुछ खरीदेंगे, हम खरीद नहीं सकते। बजट भी बनाना पड़ता है, तो पैसे होंगे तभी बजट बनेगा, पैसे नहीं होंगे तो बजट कहाँ से बनेगा। थोड़े पैसे हों, ज़्यादा पैसे हों, इनकम तो इनकम है, और जिसके बिना हम लोग ज़ीरो हैं। सो नीचे वाले पैराग्राफ में आते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट लाइक मनी, इनकम आर मेजरेबल, while some components cannot be measured even though they mean a lot to our lives. Cannot be, let's consider is another example. Obviously कुछ चीज़ें होती हैं जो मेजर कर सकते हैं हम डेवलपमेंट के तौर पे, मनी इनकम को मेजर कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें मेजर नहीं हो सकती। उसको मैं सेकेंड एग्जाम्पल, बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब एट अ फार ऑफ प्लेस, हम कहीं पे भी जॉब एक्सेप्ट करने से पहले विल यू कंसीडर फैक्टर्स फ्रॉम योर इनकम। ऑब्वियस है, हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो हम उनसे अपनी सैलरी वगैरह पूछते हैं, इनकम देखते हैं, फिर मैनेज करते हैं। द फैक्टर्स में इंक्लूड फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन योर फैमिली। हाँ, इनकम के अलावा भी बहुत सारे होते हैं कि हमारी फैमिली को क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, हमें वर्किंग फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, वर्किंग कंडीशंस क्या है, डिस्टेंट वर्क अवेलेबल है लाइक वर्क फ्रॉम होम। मैनी पीपल्स प्रेफर जॉब इन लो सैलरी and better quality of life, job security than job offering high salary with no job security. Obvious है, अगर हम ज़्यादा बड़ी जगह पर जाएंगे उनके रूल्स रेगुलेशन उतने ज़्यादा होंगे। अगर हम छोटी जगह पर जॉब करते हैं वो हमें जॉब सिक्योरिटी भी देते हैं, यहाँ उसके अलावा पैसे भले वो थोड़े देते हो, बट वहाँ पे पीस ऑफ माइंड होता है। हम बड़ी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पीस ऑफ माइंड उतना ख़त्म होता रहता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल प्लेस। बड़ी जगह पर हम लोग पीस ऑफ माइंड से नहीं रह पाते हैं, बट छोटी जगह पर हम पीस ऑफ माइंड से रह लेते हैं। सो next start our topic national development. Now look around. National development, सबसे पहले तो have you noticed poverty मतलब गरीबी, unemployment मतलब लोग काम नहीं करते, unemployed हैं, starvation भूखमरी मतलब लोग भूखे रहते हैं, illiteracy अनपढ़ हैं, low standard of living of people, लोगों के रहने का स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब तो फिर काफ़ी डेवलप हो गया है। ब्रिटिशर्स टाइम पे हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड तो बिल्कुल ज़ीरो था, अब तो फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी है। सो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। इफ़ देन येस यू कांट कॉल योर कंट्री अ डेवलप वन, बट इफ़ देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, फुल एम्प्लॉयमेंट and good educated health facilities etc, then you call your country as development.
अभी भी हमारे इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट में रह रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं, स्टारवेशन, लिटरेसी में रह रहे हैं, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो हम अपने इंडिया को अभी भी इतना नेशन डेवलप कंट्री नहीं कह सकते हैं। फिर भी काफ़ी लोग हैं जो पढ़े लिखे हो चुके हैं, बट स्टिल आवर इंडिया इज़ नॉट अ नेशनल डेवलपमेंट कंट्री टिल नाउ, बट ऑल दीज फैसिलिटीज़ कान बी अचीव ओवरनाइट। यस, ये फैसिलिटी सिर्फ एक रात में नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, इसके लिए कितने सारे ईयर्स लग जाते हैं, गवर्नमेंट की कितनी मेहनत लगती है, कितना स्ट्रगल लगता है, उसके बाद ही जाके हमें ये गोल्स मिल सकते हैं। डेवलपमेंट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट्स ओरिजिन इज़ अबाउट 200 ईयर्स बैक। इस बात को 200 साल हो गया। डेवलपमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट, बस दिस कॉन्सेप्ट गेन पॉपुलैरिटी जस्ट 100 ईयर्स बैक। 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 100 साल बाद इसको इस बात में तरक्की मिली थी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 से 32, डिप्रेशन मीन्स लॉस, एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉज ग्रेट लॉस टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, तब हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर बिकम अ बिग इशू इन फ्रंट ऑफ देम रिगेन दियर स्टैंडर्ड्स। यस, सारी कंट्रीज़ को, सारे वर्ल्ड को बहुत टाइम लगा था उसके बाद अपने कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। ऑल ऑफ द वर्ल्ड, दिस कंडीशन अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द इकोनॉमीज टूवर्ड्स द इशू ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्वियस है, ये इकोनॉमीज़ की जो इशू है डेवलपमेंट में, उसमें बहुत ज़्यादा कॉज किया था। इन द इनिशियल ईयर्स, इनिशियल यानी स्टार्टिंग, द मेजर डेवलपमेंट गोल वॉज एडिक्टेड पॉवर्टी। बहुत ज़्यादा वो जड़ से उगाया था, पॉवर्टी बिल्कुल ज़ीरो पहुंच गई थी, हर चीज़ को ज़ीरो चीज़ से ऊपर किया था। बैकवर्डनेस लेवल इतना ज़्यादा कहने की बात नहीं, बट एट प्रेजेंट इट बिकम्स अ मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन। मल्टी डायमेंशनल यानी हैविंग अ मैनी फैसिलिटीज़। बहुत सारी ऑब्जेक्शंस के बाद, बहुत सारे नुकसान फ़ायदे के बाद अब काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो ऊपर आ गई हैं। हमारा इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। हाँ, जो कसर है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट हमारी पूरी कर देगी। समटाइम्स economic development is considered as increase in gross domestic product of a nation for a long period of time. For example, if GDP of a country rises at high rate, then the country is said to be economically developed. But it increased GDP is one of the aspect of economic development. It doesn't show the complete economic development in itself. हाँ, अगर हम कह देते हैं कि हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ गई है, इतने ज़्यादा रेट से बढ़ी है, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हमेशा बढ़ती रहे या हमारी कंट्री डेवलप्ड ही कंट्री है। कभी कभी जीडीपी बढ़ जाने के बाद भी हमारी कंट्री अंडर डेवलप रह सकती है। इट्स नॉट कंपल्सरी, ये लाइन से मैं ये बताती हूँ। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ़ अ कंट्री इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ इनकम, बट देयर इज़ एन disparities in the distribution of income and most of its people are living very miserable life. हाँ, एक कंट्री हम मान सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है इनकम के मामले में, पर वहाँ पे बहुत सारी असफलताएं हैं या असमानताएं हैं और जो लोग हैं वो शांति से नहीं रह पाते हैं, सैड वे में रहते हैं। देन द कंट्री कैनॉट बी टर्म एज डेवलप्ड। जिस कंट्री के लोग ही खुश नहीं हैं, उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कैसे बोल सकते हैं? सो कंट्री कैन कॉल्ड बी डेवलप्ड ओनली व्हेन देयर इज़ consistent rise in GDP along with improvement in the quality of life of people of a country. ऑब्वियस है, जब जीडीपी के साथ साथ पीपल जो उस कंट्री में रहते हैं वो खुश होंगे, तभी वो लाइफ अच्छी कहलाएंगे, तभी हम उस कंट्री को डेवलप्ड कहेंगे। सो नेक्स्ट हम शो करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज लॉन्ग टर्म प्रोसेस in which there is continuation rise in gross domestic product of country along with change in the quality of its people. तो इकोनॉमिक ऑफ टर्म्स को हम क्या कह सकते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूशन राइज होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्री के, किसके साथ साथ अलोंग विद चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। जो लोगों के रहने की क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, उसमें भी चेंज हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट थ्री नेमली वर्ड्स: ग्रॉस विच मीन्स टोटल डोमेस्टिक,
which means gross, 3 months gross, which means total, domestic, which means domestic territory of country, and product, which means production. So gross domestic product of country means total production of various final goods and services within domestic territory of a country in an accounting year. accounting year मतलब पूरे साल. accounting year होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. इसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं. जब हम अकाउंट्स वगैरह भी करते हैं तो भी अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर यही बोला जाता है. So come to the next point, that is economic development should not be confused with the economic growth. कभी कभी हम लोग economic development और economic growth में कंफ्यूज हो जाते हैं. हाँ जी, एक और क्वेश्चन था. ये जो ऊपर एक्टिविटी क्वेश्चंस दिए हैं ये आप लोग पढ़ के जाइए. ये 1 मार्क में या 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं. स्पेशली ये एमसीक्यूज वगैरह में खास करके आते होते हैं. सो एक बार आप इनको रिवाइज कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ मैसेज मी, आई विल सेंड यू दियर आंसर्स, नो इश्यूज़. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हाँ जी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंफ्यूज नहीं होना. ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, कभी कभी इंटरचेंज हो जाते हैं, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं. बट दीज आर दी कॉन्सेप्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वो थोड़ा सा डिफरेंस हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस. क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में चेंज होना. जैसे इन दी दैट इज़ ओनली गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस इन दी कंट्री. कितनी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं हमारी कंट्री में. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जिसमें नंबर के साथ साथ सब्जेक्टिव भी इंक्लूड होता है. लाइक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, सोशल मॉरल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एट्सेट्रा. एज वी नो, डेवलप्ड ऑल कंट्रीज types of qualitative changes have already been taken place. There is only one possibility left, that is to increase their GDP. So the concept of economic growth is used to develop nation. But in developing and underdeveloping nations, there are still possibility of change in their social, political, religious, moral, along with increase their GDP. This country, जो already country developed है, वहाँ पे qualitative changes थोड़े कम होते हैं. बट जो होने वाले हैं अभी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ क्वालिटेटिव ज़्यादा होते हैं. सो द वर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ यूज्ड फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये अब आप अपने आप पढ़ सकते हैं. इसमें कोई है नहीं बात ऐसी जो आपको समझ ना आए. जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सेम है. ठीक है, तो ये फिर से एक एक्टिविटी आ गई है, तो अब आप वो भी देख सकते हैं, नो इशू. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये काफ़ी क्लासेस में आता है और हर क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका सिंपल मीनिंग होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स. आज का टाइम देखो, कल का टाइम मत देखो. सिंपल लैंग्वेज. Today, the issue of the environment protection has been gaining so much popularity. Obviously, environment protection का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले रहा है. हम सभी को चाहिए कि हम अपने environment को सुरक्षित रखें, कि बाहर रोड्स पे हम लोग बिना मतलब के गार्बेज ना थ्रो करें या क्रैकर्स दिवाली पर चलाएं, बट ऐसे चलाएं जिनसे हमारा environment ना हो, या अगर हम जैसे पेड़ों को काटते हैं वो ना काटें. वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं, दिस इज़ बिकॉज वी आर एज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन. और वैसे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ख़राब होता है. इन द लस्ट ऑफ इंक्रीजिंग अवर GDP एंड टू कॉल अवर सेल्फ डेवलप, वेन एवर पॉलिसीज़ आर अडॉप्टेड बाय अल्टीमेटली रिजल्ट इन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. हाँ जी, GDP बढ़ाने के लिए मोर ओवर पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो अडॉप्टेड होती हैं जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन करता है. वी हैव पॉल्यूटेड अवर एनवायरमेंट अप टू द एक्सटेंट फ्रॉम वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिपेयर द डैमेज. एग्जैक्टली, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ से हम वापस भी नहीं आ सकते. अब वो डैमेज हो गया है बट हम उसे रिपेयर भी नहीं कर सकते. वी कैन से दैट वी हैव रिन्यूड अवर फ्यूचर एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ अवर नेक्स्ट जनरेशन. हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमने अपनी जो फ्यूचर है उसको बर्बाद कर दिया है, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनका फ्यूचर भी हमने बर्बाद कर दिया है, रियून कर दिया है. इन दी मॉरल ड्यूटी ऑफ प्रेजेंट जनरेशन टू प्रोवाइड अ बेटर एंड हेल्दी इन्वायरमेंट टू द फ्यूचर जनरेशन, बट वी हैव लेफ्ट फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन. हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं सोचा. इट इज़ पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड लैंड एंड अर्थ विच इज़ एम्प्टी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
ये एक पॉल्यूटेड हवा है, पानी है, लैंड है, और जो अर्थ है उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज खाली हैं बिल्कुल. वी हैव डन दिस फॉर आवर बेटरमेंट, आवर फ्यूचर, आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा, बट वी कंप्लीटेड फॉरगेट अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर जनरेशन. ऑब्वियसली हमने ये अपनी बेटरमेंट के लिए किया है, हमारे फ्यूचर के लिए किया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए किया है, पर हम तब ये भूल गए थे कि इसका इम्पैक्ट, इसकी जो इम्पैक्ट है, इसकी बात का असर जो है, वो इस बात का असर हमारे फ्यूचर पे क्या पड़ेगा, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है. हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लाइक एयर पोल्यूशन, स्मोक, वाटर डेफिशिएंसी, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज होना. जैसे कि आजकल गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, ये लाइव एग्जांपल है क्लाइमेट चेंज का. डेफिशिएंसी, कोल की कमी आना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. और हम जानते हैं, एज वी नो 2017 में पंजाब में द प्रॉब्लम ऑफ स्मोक बिकम सो ग्रेव दैट द गवर्नमेंट हैज शट डाउन ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड इन न्यू दिल्ली the odd even system had been introduced. This is the reaction of nature towards the exploitative policy. हमारा जो पॉलिसी बनाई गई हैं उसकी वजह से 2017 में पंजाब में भी सिर्फ स्मोक के ज़्यादा बढ़ने की वजह से स्कूल ने, कॉलेजेस बंद हो गए थे एज़ पर गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन. और न्यू दिल्ली में ऑपोजिट वे में आते थे, ऑड इवन रोल नंबर्स आते थे. इनफैक्ट आई ऑल्सो रिमेंबर दैट 2017 में हुआ था ये. So nowadays the matter is not development, but it is to maintain the pace of the development so that the benefits will be more appreciable. आजकल ये डेवलपमेंट का मैटर नहीं है, ये है कि हम कैसे मेंटेन रखें, बस थोड़ा बहुत जो भी है. हम लोगों ने तो जो करना था वो कर लिया, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हम कुछ तो कर सकते हैं. इट शिफ्ट द अटेंशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट पॉलिसी दैट मेक्स डेवलपमेंट अ लॉन्ग टर्म phenomenon in which not only the present generation but the future generation also enjoy benefits of development. It's called sustainable development. बिल्कुल sustainable development. The word sustainable development was first of all used by the World Conservation Strategy presented by International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources in 1980. Sustainable development is that process which take care of needs of present and future generation along with protection of environment, that is by not destroying the quantity and quality of our environment resources. बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फर्स्ट वर्ड यूज़ हुआ था, ये वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी हुआ था. प्रेजेंटेड किसने किया था? इंटरनेशनल यूनियन ने किया था इन 1980 में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये प्रोसेस है जो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखता है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड. बस यही है नीड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ होल चैप्टर और होल इकोनॉमिक्स. नीड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन, समझाने की जरूरत मेरे साथ तो है नहीं है. मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ टू मेंटेन द डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग क्रिएचर्स. जो इंसान है, जानवर है, उनकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रखना. मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. बिल्कुल अपनी और अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ की क्वालिटी मेंटेन रखो. सेव अवर सेल्स एंड फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. अपने आप को और हमारी जो अगली जनरेशन है उनको फ्यूचर क्लाइमेट चेंज की वजह से बचाओ. रिमूव द इनक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. बिना मतलब के कुछ जलाओ ना, कोई पेपर वेस्ट ना करो, पेड़ ना काटो, दूसरों के लिए बचाओ, खुद के लिए नहीं बचाना आता तो. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये तो बहुत ही अलग सा इक्वेशन आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है. द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर फ्रॉम द गिवन पिक्चर. ये पिक्चर देखिए, एक साइड इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक साइड सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल प्रोसेस है. तो आगे हम पढ़ते हैं. ऑन वन साइड देयर इज़ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीडिंग टू एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बाय पॉल्यूटिंग इट. एक साइड पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो कि वो देख रहा है कि वो काफ़ी पॉल्यूट कर रहा है. हमारे इंडस्ट्रियल का गंद जो होता है वो हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा बेकार कर. नो डाउट इट लीड्स हाई लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन इनकम वेल्थी. येस, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी जो इनकम है वो प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाता है, पर एट द सेम टाइम वो वर्स्ट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ. हमारे रहने की क्वालिटी ऑफ लाइफ को वर्स्ट करता है, हमारे लिए भी और अगले जनरेशन के लिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. और दूसरी साइड में दिया हुआ है देयर इज़ ग्रीनरी एंड क्लीन इन्वायरमेंट. दूसरी साइड में हमें ग्रीनरी दी है, हरा भरा है मतलब, और बहुत ज़्यादा क्लियर इन्वायरमेंट है, क्लीन इन्वायरमेंट है.
जो हमारी लाइफ को क्वालिटी को बेटर बनाता है, और उसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये बात सही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एसेंशियल फॉर कंट्री, बट इफ़ वी डोंट हैव क्लीन एनवायरनमेंट्स टू लिव, क्लीन एयर, प्योर वाटर एक्सेट्रा, देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ? So we have to focus on sustainable development to make our life better than before. Exactly. ये बात सही है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए, पर अगर हमारे पास क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होगी रहने के लिए, हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा इस बात का? ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का हम लोग क्या करेंगे? तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी साथ साथ ध्यान देना चाहिए अपने रहने के लिए, अपनी एयर को सही बनाने के लिए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मेजरमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। मैनी इकोनॉमिक्सिस्ट होल्ड द व्यू दैट द क्राइटेरिया ऑफ मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। द मोर नेशनल इनकम मीन्स हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, and vice versa. It is because the country with high national income can spend more money and can attain higher level of economic development and vice versa. But it should be kept in mind that the increase in national income should be for a long period of time, because development is a long-term phenomenon, and if the national income rises for long, only then it is possible to plan various development policies and they implement them in order to for economic development. बिल्कुल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होती है जब हमारे पास नेशनल इनकम अच्छी हो, हम उसमें कंट्री के लिए नए रूल्स इम्प्लीमेंट करें। रूल्स तो खैर हो जाते हैं, नए एसेट्स लें, नई चीज़ें लें, डेवलपमेंट करें, रोड्स बनाएं, या और गवर्नमेंट जो भी चीज़ें करती है, पार्क्स बना सकती है गवर्नमेंट, बहुत कुछ कर सकती है कंट्री के लिए गवर्नमेंट, ग्रीनरी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो अगर हमारे पास अच्छी नेशनल इनकम नहीं होगी तो हम ये कर नहीं सकते। वाइस वर्सा मीन्स ऑपोजिट, जो हमने देखा उसका ऑपोजिट। अगर नेशनल इनकम ना हो तो उसका असर बुरा भी हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, रोड्स नहीं बना सकती, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, तो ये हुआ इतना। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इफ़ वी क्लोजली एनालाइज मतलब देखना, टू लुक अबाउट डिफरेंट पोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, we can clearly say that its meaning to increase the standard of living of the people of country. Obviously, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो पीपल का रहने का स्टैंडर्ड भी बढ़ सकता है, लिविंग का, जो एक कंट्री में रहते हैं। दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय पीपल। हाँ, जो लोग सामान खरीदते हैं उनका स्टैंडर्ड उस पर भी परचेज करते हैं, उसका स्टैंडर्ड उस पर भी डिपेंड करता है लोगों का, विच अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन देयर पर कैपिटा इनकम। सामान खरीदना जो एक बंदे की कैपेसिटी होती है वो एक पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड करता है। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन की जो एवरेज इनकम होती है हम उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो हम इस कॉपी पे देखते हैं पर कैपिटा इनकम is equals to national income divided by population। तो सपोज हमारे पास पर कैपिटा इनकम हमें दी है 10,000, ठीक है। नेशनल इनकम है हमारे पास 2 करोड़ और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की 80 लाख। सिंपल, दैट्स ऑल। अब आप 2 करोड़ को 80 लाख से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा आपकी पर कैपिटा इनकम। इसके बाद जैसा कि इसमें दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम का एग्जांपल, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू 10,000 हमारी है नेशनल इनकम और 100 है हमारा पॉपुलेशन। सो इज इक्वल्स टू 10 आ गया आंसर। रुपीज़ में दिया है तो रुपीज़ में ही आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि हमारी इनकम है तो इनकम हमेशा रुपीज़ में ही होती है अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडिया देखते हैं, क्योंकि इंडियन रुपी तो रुपी होता है। मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ
Infant mortality rate. Infant mortality rate is a social indicator of economic development as it shows how good the social infrastructure is, especially the health infrastructure of country. It refers to the number of deaths of infants below the age of 1 year per thousand live births. The infant mortality rate of the world in 2022 was 27.695. According to United States report, the country with infant mortality rate above this standard can be termed as underdeveloped and countries with infant mortality rate below this standard can be termed as development. infant mortality rate डिपेंड करता है, हर साल का अलग अलग होता है, हमारे कंट्री ने कितना डेवलप किया कितना नहीं, ये उस हिसाब से होता है. डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशो मीन्स जेंडर के बेस पे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी है, लिटरेसी किसकी ज़्यादा है, लिटरेसी किसकी कम है. काफ़ी आज भी लोग हैं जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते, कई हैं जो लड़कियों को पढ़ाते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इंडिया सेक्स रेशो इज़ 943 फीमेल per 1000 males. On the other hand, the sex ratio of USA is 1050 females per 1000 males. At the same time, आपने एग्ज़ाम में एक बात याद रखना, इसमें डाटा पुराना दिया हुआ है बट आप लोगों ने लास्ट ईयर का प्रेजेंट डाटा लिख के आना है, तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, बहुत अच्छा पड़ेगा इम्पैक्ट आपका. हाँ जी, तो इसके बाद हम करते हैं मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसमें हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, इसमें तो साफ हमें पता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हमें इसके रिलेटेड ही बताना है. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसी के साथ से मेजर होता है. कई लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज भी बहुत लो है. काफ़ी हमारे यहाँ के विलेजेस हैं जहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जो अभी भी वो आज भी ऐसे रहते हैं, कहने की बात नहीं है. मॉडर्न मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक डेवलपमेट करने के मॉडर्न मेजर्स क्या हैं? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी PQLI. This measure of economic development was designed by Maurice D. Morris in 1979. 1979 में ये डिज़ाइन हुआ था मॉरिस डी मॉरिस के बाद से. उसने ये आर्ग्यूड दैट द अर्लियर मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक मेजर्स. जो पहले मेजर्स थे वो सिर्फ इकोनॉमिक मेजर्स टर्न कर. सो देयर इज़ नीड टू इनकॉर्पोरेट द सोशल मेजर्स एज वेल. बिल्कुल, अगर इकोनॉमिक्स ज़रूरी है तो सोशलिटी भी ज़रूरी है, सोशलिटी से और डेवलपमेंट आ सकती है. सो ही इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की उम्मीदें, इंडिकेटर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिकेटर बेसिक लिटरल इंडिकेटर. He provided every indicator a rank between 0 to 100, in which 0 shows worst performance and 100 shows best performance on that selected indicator. After simple arithmetic mean of these ranks was calculated, value of PQLI is calculated. Life expectancy indicator. It refers the average life of people, that is up to what year of age सस्टेन्स. इसमें सिंपल सी बात बताई है. इट रेफर्स क्या करता है कि एवरेज लाइफ पीपल की क्या है ऑफ द कंट्री, ऑफ दैट कंट्री, दैट इज़ अप टू ईयर ऑफ देयर एज. हमारी एज पर डिपेंड करता है हम किस टाइप का खर्चा करते हैं या लाइफ में हमारी इच्छाएं क्या हैं. ऑब्वियस है, अगर हम 2 साल के होंगे तो हमें उस हिसाब का सामान चाहिए, 15 साल के होंगे तो उसका चाहिए, और 25 साल के तो उसका, और 60 साल के तो उसके हिसाब का चाहिए. सिंपल. ये पॉजिटिव रिलेशन बताता है विद द लाइफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. हायर एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ पीपल द बेटर विल बी वैल्यू ऑफ PQLI एंड वाइस वर्सा मीन्स अपन. इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर ये रेफर करता है डेथ ऑफ इन्फेंट्स. ये डेथ कितनी होती है बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ. बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 साल से पहले चल जाते हैं. इंडिकेटर हैज़ नेगेटिव रिलेशनशिप विद द रेगुलर development of country. The higher infant mortality rate, the lower will be value of PQLI and vice versa. The basic literacy rate. Literacy मतलब पढ़ा लिखा. ये number of literate person देखता है, 1000%, 100%. It always measure in percentage. This has a positive relationship with the development of country. The higher basic literacy rate, the higher will be value of PQLI.
एंड ऑपोजिट ऑफ दिस कैलकुलेशन ऑफ PQLI सिंपल है. PQLI रैंक ऑन LEI, रैंक ऑन EMI, रैंक ऑन BLI. सिंपल, ठीक है ना. LEI मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर, इन्फर्नैलिटी मतलब EMI मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर, BLI मतलब बेसिक लिटरेसी रेट. आपको ये फुल फॉर्म्स याद करनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क. और आप पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं फुल फॉर्म्स भी लिख के आएंगे. इट विल गिव गुड इम्पैक्ट टू चेकर. बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए अगर आप ये करके आते हैं तो. ये सम्स मैं आपको एक एक करके वीडियो डाल दूँगी थोड़ी टाइम तक. साथ में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी डाल दूँगी. अभी मैं आपको सम नहीं करके दिखा रही क्योंकि मुझे खुद इसकी स्टेटमेंट अच्छी से देखनी पड़ेगी. सो नेक्स्ट हमारे पास है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स. 5 और 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आपका एक पेज का क्वेश्चन बन सकता है ये. तो सबसे पहले ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का फॉर्मूला देख लो. इसके लास्ट पॉइंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट द लेवल ऑफ एजुकेशन, कितने बच्चों ने एनरोल किया है एजुकेशन के लिए, और टोटल बाय चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. तो टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है कंट्री की, उसको डिवाइड करना है आपने उससे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से. नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये अनदर मेजर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. तो ये कंसीडर होता है इम्प्रूवमेंट ओवर PQLI. ये PQLI की इम्प्रूवमेंट है. द मेजर इम्प्रूवमेंट इज दैट दिस मेजर टेक्स into account not only non-income measures economic development but income based on measures also. This measures of economic development was designed and prepared by United Nations Development Programming in 1990. 1990 में बना था. The measure works between 0 to 1 scale in which 0 shows the worst and 1 shows the best. So indicates HDI is longevity of life expectancy indicator. लॉन्गिविटी मतलब लंबी उम्र. तो इसका मतलब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के टाइम पे ये रेफ़र करती है नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज एक्सपेक्टेड टू लिव. ये सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकती है, लाइफ का कुछ नहीं पता, कभी भी किसी को भी कुछ हो सकता है. दिस इंडिकेटर हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशन विच HDI. ये पॉजिटिव रिलेशन फॉलो करता है HDI के साथ. वैल्यू ऑफ हायर लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, द बेटर will be the value of HDI of that country and the higher will be the level of economic development country. ठीक है. अगर इससे उल्टा होता है, नहीं रह पाता, कोई सॉलिड बीच में रीज़न आता है तो उल्टा हो जाता है. एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, प्राप्त करना. अटेनमेंट मतलब प्राप्त करना, एजुकेशन लेना. इट मीन्स स्टेटस ऑफ एजुकेशन, पीपल का एजुकेशन का स्टेटस क्या है कंट्री में, इसका भी पॉसिबुलेशन होता है HDI के साथ. ही वैल्यू ऑफ हायर एजुकेशन, जो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा उसमें कंट्री की डेवलपमेंट होगी. इसमें 2 वेरिएबल्स आते हैं, एडल्ट रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेट. एडल्ट रेट होता है लिटरेसी रेट द पीपल ऑफ 15 एज एंड अबव. योर लिटरेसी मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. हाँ, अंडरस्टैंड का मतलब, राइट का मतलब, रीड का मतलब. सो अगर पर्सन एबल टू राइट वंस नेम इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर बट इज़ नॉट एबल टू रीड एंड राइट सिंपल सेंटेंस देन द पर्सन विल नॉट कॉल्ड लिटरेट. ऑब्वियस है, अगर 15 साल का बच्चा भी हो, वो सिर्फ अपने से साइन करने जोगा हो, ना कुछ पढ़ने जोगा हो और ना कुछ लिखने जोगा हो, उसे लिटरेट नहीं कह सकते कभी भी. ग्रॉस एनरोलमेंट में है टोटल नंबर स्टूडेंट्स जितने भी हम जैसे फॉर्मूला करें, जितने भी लोग एनरोल करते हैं और जो चाइल्ड पॉपुलेशन होती है कंट्री की उसके साथ डिवाइड कर देते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. ग्रॉस एनरोलमेंट का दिया हुआ 20 करोड़ 40 करोड़ डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 50 परसेंटेज में आते हैं जैसे हमने पढ़ा था. थर्ड आता है इसका रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ GDP. ये गुड्स और सर्विसेज की रेफरेंस करता है विच पीपल कैन परचेज विद देयर मनी इनकम, जो कि पीपल अपने पैसों से खरीद सकते हैं. इट इज़ बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल डजंट डिपेंड अपॉन मनी income they have on what amount of goods and services money can purchase them. अगर एक पर्सन की 100 रुपीज़ मनी इनकम with him है, the price of good is ₹5, then his purchasing power or real income will be 20. If we want to calculate real per capita income, कैसे करते हैं, then we have to divide its real GDP with its total population. So real per capita income GDP calculated. How?
पर रियल पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू रियल ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो दैट्स ऑल, द चैप्टर इज़ ओवर। इसका जो कंस्ट्रक्शन दिया है हमें वो मैं आपको समझा दूंगी, और जो कंपैरेटिव स्टडी दी है एक्सपीरियंस ऑफ केरला बिहार, ये वैसे तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आप रीड करके जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डिफरेंस में शायद आ जाए, बट इसमें वही है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, बस इसमें अकॉर्डिंग टू स्टेट थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ HDI का। HDI को हमने पीछे भी किया नहीं था, तो यहाँ हमें दिया हुआ है HDI, LEI, EAI, RPC जो दिया हुआ है उनको प्लस करना है, और टोटल जो हमें दिया हुआ है उससे हमें डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो गाइज, दिस इज़ द वीडियो ऑफ चैप्टर 2, and thank you very much. After that, some days you will receive the video of questions according to your new pattern. Thank you so much.